राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ डिटरमिनेंट के अगले वीडियो में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है इस चैप्टर का, इससे 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को ज़रूर करके एग्ज़ाम में जाइएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है। यहाँ लिखा हुआ है आव्यूह द्वारा रेखीय युगपत समीकरणों का हल। यहाँ पर रेखीय समीकरण आपको दिए जाएंगे युगपत विधि से या क्रैमर विधि से, आपको उसको क्या करना होगा, हल करना होगा। तो चलिए ठीक है, ए इनवर्स हमने निकालना सीखा था, ठीक वही करना है। यहाँ पर बस इतना ध्यान देना होता है कि यहाँ ए इनवर्स निकालने के बाद लास्ट वाले अवयव को मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए अभी देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण यहाँ लिखा हुआ है, पहला समीकरण है x + y + z बराबर 6, x - y + z बराबर 2, 2x + y - z बराबर 1। ये तीन समीकरण आपको दिए गए हैं। यहाँ पर इसको हल करते हैं। दिए गए समीकरणों को कुछ इस रूप में लिख लिया जाता है। ax + b के रूप में इसको क्या किया जाता है, लिख लिया जाता है। तो यहाँ बताते हैं a क्या है। a असल में एक आव्यूह बनाया जाता है a के नाम से, जिसमें इस x, y और z के क्रमागत कॉलम के हिसाब से क्या होते हैं, गुणांक लिखे गए होते हैं। जैसे x का गुणांक 1 है, फिर x का गुणांक नीचे 1 है, फिर x का गुणांक 2 है। इसी तरह से y का गुणांक +1 है, फिर y का गुणांक -1 है, फिर y का गुणांक +1 है। ठीक इसी प्रकार से z के भी गुणांक यहाँ क्रमशः हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, साथ के साथ यहाँ पर कॉलम में x, y, z लिख लेते हैं, और जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं इनको भी एक कॉलम में यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक्चुअल में क्या है। तो x, y, z के जो सारे गुणांक हैं इनको तो एक आव्यूह a बना लिया हमने, और x, y, z ये आपने x बना लिया, और यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं आव्यूह b। इस रूप में इसको क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ a राशियों x, y, z के गुणांकों का क्या है, आव्यूह है, और ax बराबर अगर b हम यहाँ पर लिखें, तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो a को उधर ले जाने पर a क्या हो जाता है, इनवर्स डॉट b हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम अगर हमको a इनवर्स का मान मिल जाए तो हम b वाली वैल्यू से इसका मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस दिए गए आव्यूह में हम लोग क्या निकालते हैं, a इनवर्स का मान निकालते हैं। तो पिछले वीडियोज़ में हमने a इनवर्स निकालना सीखा था कि अगर कोई आव्यूह a दिया गया हो तो उससे a इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इस आव्यूह को a के डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब सारणिक बना लेते हैं। तो जब इसकी सारणिक बनाते हैं, देखिए इस आव्यूह को सारणिक के रूप में लिखा, और सारणिक को हमने क्या किया, हल करना। हल करना हमने अच्छे से सिखाया है। सबसे पहले मुख्य विकर्णों को पहचानते हैं। मुख्य विकर्ण को पहचानने के बाद पहले वाले एलिमेंट को लिखते हैं। पहले वाले एलिमेंट को जब लिया जाता है तो ना तो ये रो ली जाती है, ना तो ये कॉलम लिया जाता है। तो लिया क्या जाता है, इसके साथ इस वाले अवयवों को उपसारणिक के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ लिख लिया। फिर दूसरे वाले एलिमेंट की बात करें तो दूसरे वाले एलिमेंट में 1 है, तो माइनस का 1 दूसरे वाले में लिखते हैं माइनस के साथ। फिर अगर -1 लिया है तो ना तो इसको लेंगे ना तो इसको। अब बचे हुए एलिमेंट्स को यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं। ये हमने सॉल्व करना आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया है। तो अगर किसी को ये ना समझ में आ रहा हो कि ये कैसे हुआ है, तो पिछले वीडियोज़ में अच्छे से जाकर उसको देख सकता है कि कैसे सारणी को हल किया जाता है। तो चलिए ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पर यहाँ मॉड ऑफ a यानी कि डिटर्मिनेंट a का मान क्या आ जाता है, 6। तो यहाँ यही चेक करना होता है सबसे पहले कि मॉड a का मान 0 या 0 से कम तो नहीं है, या 0 तो नहीं है। 0 अगर नहीं है तभी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए ठीक है, 0 यहाँ पर नहीं है तो आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर से a के अवयवों को सेकंड आव्यूह बनाने के लिए लिख लेते हैं। पहले a को लिखा हमने, फिर जैसे सेकंड आव्यूह वहाँ बनाया जाता था, हमने लास्ट वीडियो में आप सबको सेकंड आव्यूह निकालना सिखाया बहुत अच्छे से, आप वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले a11 के हिसाब से लेंगे, तो a11 के हिसाब से ना तो ये अवयव लिए जाते हैं ना तो ये लिए जाते हैं। तो यहाँ हमने बताया था सेकंड आव्यूह निकालते हुए कि अगर 1 1 हम निकाल रहे हैं, यानी कि पहली पोजीशन के अवयव को निकाल रहे हैं, तो उसकी पावर -1 पे कर देते हैं। तो 1 + 1 किया, उपसारणी की ये बनी है, इसको यहाँ लिखा, इसको कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आ जाती है। पिछले वीडियो में ज़रूर जाके इसको देखें, इसको बहुत अच्छे से समझाया हमने वहाँ पे, आप इसको बहुत अच्छे से वहाँ से कर सकते हैं। फिर इसी तरह से 1 2 लेते हैं, तो -1 की पावर 1 + 2 करते हैं। अब यहाँ क्योंकि 1 2 ये वाला अवयव होता है, तो ना तो ये लिया जाता है और ना ही ये एलिमेंट्स लिए जाते हैं।
तो अगर ये एलिमेंट्स नहीं लिए जाते हैं तो बचे हुए एलिमेंट्स को हम यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस का 3 आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से A13 लेते हैं, A21 लेते हैं, A22, A23, A31, A32, A33 लेते हैं। ये लास्ट वीडियो में अगर किसी बच्चे को ये ना समझ में आ रहा हो कि ये आखिर मान कैसे आते जा रहे हैं, तो ये पिछले वीडियो में जाके उसको अच्छे से देख सकता है। यहाँ पर ये सारे मान निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ए का सेकंड अवयव बना लेते हैं। ए का सेकंड अवयव मतलब यहाँ पर जो अवयव हमने निकाले हैं 1 1 1 2 1 3, ये सारे के सारे अवयवों को हम क्या करते हैं, इस अवयव एक अवयव सी मान लेते हैं, सी अवयव के अंदर इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब इस सी का अगर परिवर्त करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। तो सी का परिवर्त करते हैं, सी अवयव का परिवर्त यानी कि रो एलिमेंट्स को क्या बना लेते हैं, कॉलम एलिमेंट्स बना लेते हैं। तो इस तरह से इसका हम क्या निकाल लेते हैं, परिवर्त अवयव निकाल लेते हैं। अब इसके बाद क्योंकि हमको ए इनवर्स निकालना होता है तो ए इनवर्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आपने यहाँ देखा था कि यहाँ क्या आया था, 6 आया था। इस वैल्यू को वहाँ ले जाके क्या करते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि इस मान को और बटे क्या करते हैं, 1/6 कर लेते हैं। अब इसके बाद 1/6 आ जाता है तो 1/6 का पूरे में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि सारणिक तो है नहीं कि केवल या तो रो में हो या तो कॉलम में एक कर सकते हैं। यहाँ पर आव्यूह है तो आव्यूह की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी कोई बाहर एलिमेंट लिखा होता है तो सारे एलिमेंट्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। तो 1/6 का सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो एक इन्वर्स निकल कर हमको मिल गया। यहाँ पर ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ शुरू में ही देखा था कि जब भी हमने कहा था कि अगर x का मान हमको चाहिए तो ए इन्वर्स डॉट क्या करते हैं, b करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ए इन्वर्स का मान निकल आया। अब यहाँ पर x का मान हमको चाहिए, ए इन्वर्स डॉट b करते हैं, क्योंकि b का मान यहाँ से हमने बताया था कि b का मान आपका ये वाला मान b का है। तो इस वाले मान को यहाँ क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ ए इन्वर्स के साथ b के मान को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करना भी लास्ट वीडियोज़ में हमने बहुत अच्छे सीखा है, फिर वही यहाँ हम आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले 6 को लेते हैं या इस रो को लेते हैं, इस रो का 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा 1/3 इंटू 2 यानी कि 2/3, फिर 1/3 इंटू 1 यानी कि 1/3। इसी तरह से दूसरे वाले रो को उठाते हैं, इस वाली रो का 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 3 -1 और 0 आ जाती है। फिर इस तीसरी वाली रो से जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो ये तीसरी वाली वैल्यू आ जाती है। अब इन सबको फाइनली क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ देखेंगे x y z का जो मान है वह इसको कैलकुलेट करने पर 1 2 और 3 आ जाता है। तो अब यहाँ पर अवयव हमने पढ़ा था, अवयव समानता, अवयव की समानता पढ़ी थी। सिमिलर एलिमेंट्स का मान क्या हो जाता है, इक्वल। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाता है 1, y बराबर क्या आ जाता है 2 और z बराबर क्या आ जाता है 3। तो इस तरह से हमको यहाँ एक आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग आव्यूह द्वारा रेखीय युगपत समीकरण का हल ज्ञात कर लेते हैं। इसी क्रम में एक दूसरा मेथड पूछा जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्रैमर के नियम द्वारा रैखिक समीकरणों का हल। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले यहाँ भी क्या किया जाता है, एक समीकरण लिख लिया जाता है। जैसे वहाँ पर x एक आव्यूह बना लेते थे, वहाँ पर एक डिटर्मिनेंट a बना लेते थे, ठीक इसी प्रकार से यहाँ डिटर्मिनेंट को d से प्रदर्शित करते हैं। इसे d के अंदर इस x y और z के सभी गुणांकों को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए x का गुणांक 1 लिखा, दूसरे वाले x का गुणांक नीचे 2 लिखा, फिर इसका गुणांक 1 लिखा, 3 यहाँ लिखा, यहाँ -1 को -1 लिखा, फिर -2 को -2, 1 को 1 लिखा, फिर इसको 3 लिखा। यहाँ देख सकते हैं 5 को हमने 5 लिखा। इस तरह से एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ डिटर्मिनेंट बनाने के बाद दिए गए समीकरणों में गुणांकों से गुणांक सारणिक बना लेते हैं। अब गुणांक सारणिक, इसको डिटर्मिनेंट डी कहा जाता है। इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करना हमने कई सारे वीडियोज़ में सिखाया, आप यहाँ से पॉज करके वीडियो देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो फाइनली यहाँ से डी का मान क्या आ जाता है, -23 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें जो ये हमने डी बनाया है, जो हमने यहाँ क्या बनाया है, डी बनाया है, इस डी में हम क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष। यहाँ देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा गया है, डी के प्रथम स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर। तो अचर पदों का मतलब आपको बता देते हैं। अचर पदों का मतलब ये लास्ट में जो पद लिखे हुए हैं इसको अचर पद बोला जाता है। 544 अगर बोला जाए कि
अगर बोला जाए कि डी के प्रथम स्तंभ को, यानी कि प्रथम स्तंभ का मतलब होता है कि यहाँ पर डी हमने माना था, डी का प्रथम स्तंभ ये वाला है, इस वाले को अक्षर पदों से रिप्लेस कर दिया जाए तो एक डिटर्मिनेंट बन जाता है, उसको हम लोग कहेंगे dx। अगर y को रिप्लेस कर दिया जाएगा तो बन जाएगा dy, अगर केवल z को रिप्लेस कर दिया जाएगा तो डिटर्मिनेंट dz बन जाएगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पहला वाला जो कॉलम है इसको अचर पदों से यानी 544 से रिप्लेस करते हैं, बाकी मान नहीं बदलते हैं। तो यहाँ dx में देख सकते हैं कि पहले वाले कॉलम को हमने बदल दिया, बाकी दोनों कॉलम्स को वैसे ही लिखा हुआ है जैसा कि हमारे यहाँ डी में लिखा हुआ था। इन दोनों को नहीं चेंज करते हैं, इसको अकेले क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ dx आ गया, इस dx को कैलकुलेट कर लेते हैं। dx को जब कैलकुलेट करते हैं तो इसे dx का मान माइनस का 23 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से अब दूसरे वाले को d के द्वितीय स्तंभ को अचर पद मान लिया जाता है। यहाँ पर d हमने बताया कि d का दूसरा ये वाला ले लेंगे, तो इस वाले को जब ले लेंगे इस अचर पद से रिप्लेस करेंगे तो इसको बोलेंगे क्या, dy बोलेंगे। यहाँ पर देखिए रिप्लेस कर दिया गया है, दूसरी वाली रो को क्या किया, दूसरे वाले कॉलम को क्या किया गया, रिप्लेस 544 से। तो रिप्लेस करने के बाद इसको क्या किया गया, सॉल्व किया गया। सॉल्व करना हमने कई सारे वीडियोस में सिखाया है तो बहुत अच्छे से आपको आता होगा। तो यहाँ से आप dy का मान क्या करते हैं, माइनस का 23 कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से डी के तृतीय स्तंभ में देखते हैं तो यहाँ जो कॉलम था, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो डी का मान है, इस डी में अगर तीसरे वाले कॉलम को हम लोग अचर पद से रिप्लेस कर दें तो यहाँ देख सकते हैं 544 इसकी जगह लिखा, और उसके बाद इसको हम लोग क्या कहेंगे, डी जेड कहेंगे, और इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ भी मान क्या आ गया, माइनस का 23। इसी क्रम में अगर हम देखना चाहें अब क्योंकि हमारे पास यहाँ देख सकते हैं कि dx और dy और dz तीनों का मान है, तो इसके लिए फार्मूला होता है जब आपको x, y और z का मान निकालना हो तो क्रैमर विधि में एक फार्मूला होता है कि जब भी x का मान निकालना हो तो dx अपॉन d कर लेते हैं। तो dx का मान यहाँ से आप देख सकते हैं कि dx का मान माइनस 23 आया है और d का मान कितना आया है, माइनस का 23। तो जब इससे भाग दिया जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं x का मान कितना आ जाता है, प्लस का 1। ठीक इसी प्रकार से dy का मान भी यहाँ से आप देख सकते हैं, dy का मान 23 है और फिर से d का मान कितना है आपका 23 है, माइनस का 23 है। तो आप यहाँ से फिर से क्या कर सकते हैं, y का मान भी कैलकुलेट कर लेते हैं मान रखकर। इसी तरह से dz का मान z रखकर, z का मान भी dz अपॉन d रखकर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास x, y और z के क्या हो जाते हैं, मान आ जाते हैं। इस विधि को हम लोग क्रैमर विधि कहते हैं। इसके बाद कुछ एक नोट है, उसमें हम कुछ बातें बताना चाहते हैं कि कब ये dx अपॉन डी, dy अपॉन डी या dz अपॉन डी कब लगता है और कब नहीं लगता है। तो इसके लिए एक नोट है, लिखा हुआ है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ d जो आपने शुरू में निकाला था, शुरू में मतलब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट आपने इनके अचरों के गुणांकों को लिख कर निकाला था, अगर इसका मान 0 हो जाए, इसका मान क्या हो, 0 ना हो, तब इनके x, y और z यानी कि जितने चर होते हैं सबके एक अलग अलग मान होते हैं। यानी कि तब हम ये फॉर्मूला dx अपॉन डी, y dy अपॉन डी, dz अपॉन डी लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाए लेकिन dx और dy का मान 0 ना आए, तब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है, यानी कि इस समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है, केवल आपको d बराबर 0 चेक करना है। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए d बराबर dx, dy, dz ये सारे के सारे आ जाएं तो इस स्थिति में जो मान होता है वो क्या होता है, अनंत हल वाला होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि d का मान यहाँ आप लोगों ने देखा कि इस इक्वेशन में जो हमने सॉल्व किया है, इस इक्वेशन में d का मान माइनस का 23 आया, यहाँ पर dx का मान माइनस का 23, dy का मान माइनस 23, dz का मान भी माइनस का 23 आया। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें कि x, y और z के कितने मान होंगे, तो यही तीनों मान नहीं हो सकते हैं। इसके कितने मान हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं, इसके बहुत सारे मान हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दो स्थितियों में हम लोग क्या कर सकते हैं, युगपत समीकरणों को हल कर सकते हैं। पहली स्थिति को क्या कहा जाता है, आव्यूह द्वारा रेखीय युगपत समीकरणों को हल करना, और दूसरा क्या कहा जाता है, क्रैमर के नियम द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना। तो इस तरह से इन दोनों विधियों से हम आसानी से क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट का पार्ट खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम कुछ डिटर्मिनेंट के और अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और सभी बच्चों से यही हम कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने हमारे पहले, दूसरे या तीसरे, चौथे वीडियोज़ को नहीं देखा है, हर वीडियो को जब तक आप एक एक करके नहीं देखेंगे तब तक आपको कन्फ्यूज़न हो सकता
सकता है दिमाग में बना रहे। इसलिए हमारे सारे वीडियोस को पूरा करके देखें और इसको लिखकर बार बार ज़रूर करें। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूर्णतः सारा का सारा टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।